देखिए, आज की जो कहानी है वो आखिर तक सुनिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो कत्ल में कातिल है, वो कातिल जब पकड़ाता है, जब कत्ल की कहानी सुनाता है, इसके बाद पुलिस जब एविडेंस के तौर पे क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, उसके बाद जो पता चलता है पुलिस को, वो वाकई में चौंका देता है। कातिल आज का जो है वो अकेले कत्ल नहीं करता, कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है। और आमतौर पे पुलिस चौंकती है, लेकिन इस बार उसके साथी भी चौंक जाते हैं जो उसके साथ कत्ल में शामिल होते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़े, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगह है कुर्ला। कुर्ले में तारीख है 12 जनवरी साल 2024। कुर्ला के वेस्ट कुर्ला पुलिस को एक कॉल आता है 12 जनवरी को, और कहा जाता है कि वहां पे एक नदी है, कुर्ला नदी। यहाँ पे एक इंसान की बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले फौरन सुनते ही उस नदी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो एक लाश मिलती है एक इंसान की। अब पुलिस वाले तो देखते हैं कि बॉडी पे कोई खरोच नहीं है, कोई निशान नहीं है, बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये तमाम चीजें देख के पुलिस के मन में एक शक जाता है कि ये शायद ये कोई हादसा है। नदी बगल में थी, हो सकता है कि नदी में वो डूब गया हो या इसके साथ कोई हादसा हो गया हो। खैर, पुलिस बॉडी को तलाश करती है, जेबें टटोलती है, लेकिन अफसोस कि पुलिस को वहां पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि अगर ये वाकई में हादसा है तो फिर मतलब कुछ है क्यों नहीं पॉकेट में। फिर पुलिस सोचती है हो सकता है कि आजकल के जो लोग हैं वो लोग चोरी भी कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता इंसान जिंदा है या फिर मुर्दा। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहां पे आसपास के एरिया को अच्छे से तलाशा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस को लगता है ये एक हादसा है। फिर पुलिस का काम था कि इसके परिवार को खोज के बॉडी को सौंप देना। लेकिन जब कुछ 2-3 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो क्लियर ये पता चलता है ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है। किसी ने इसे इसका गला दबा के इसे मार दिया है। अब पुलिस की परेशानी यहाँ से शुरू होती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करती है। सबसे पहले पता करना यह था कि आखिर ये शख्स कौन है। तब पता चला कि कातिल और उसका मोटिव क्या है। अब पुलिस सबसे पहले इस शख्स की तस्वीर लेती है, तमाम इलाकों में, वहां आसपास के जो इलाके थे वहां पे तमाम डिटेल्स के साथ अपने मुखबिर को एक्टिव करती है, अपने पुलिस वालों को भेजती है। कहती है कि पता करो ऐसा कोई मिसिंग रिपोर्ट है या फिर ऐसी कोई इंसान गायब हुआ है क्या। तमाम घंटों के मेहनत के बाद कोई ऐसा केस नहीं मिलता है, कोई ऐसा शख्स आसपास के इलाकों से गायब नहीं होता है जो कि इस बॉडी से मैच करे। अब पुलिस की परेशानियां बढ़ने वाली थी। पुलिस के मन में ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये इस शहर का ना हो, कहीं और का हो। इसके बाद पुलिस उस आदमी के साथ तमाम डिटेल्स जो थी वो सभी थानों में फैक्स करने लगते हैं। ये फैक्स होते होते वहीं के एक थाना है, शिवाजी नगर थाना, वहां पे पहुंचता है। जब शिवाजी नगर थाना में ये फैक्ट आता है तो उन्हें लगता है कि ये जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रिपोर्ट में दर्ज है हमारी। वो 2-3 दिन पहले की कुछ मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये रिपोर्ट ये इंसान जो मिला है जिसकी लाश, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी 2-3 दिन पहले। मैच करने के बाद उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपके जो भी भाई है या बेटे हैं, उनकी लाश हमें डाउट है कि उन्हीं की बॉडी या लाश है जो कि कुर्ला पुलिस को मिली है। कृपया आप वहां पे जाके एक बार शिनाख्त कर लीजिए। अब वो जो फैमिली थी वो आती है कुर्ला पुलिस के पास और कुर्ला पुलिस उन्हें लाश दिखाती है। वो फैमिली फौरन पहचान जाती है कि सर ये मेरा बेटा, तो सर ये मेरा भाई, कोई और नहीं अमन शेख है। अब पुलिस की थोड़ा राहत की सांस लेती है कि चलो कम से कम मरने वाला कौन है इस बात की पुष्टि तो हो गई। दरअसल 2-3 दिन पहले ये शख्स अमन शेख गायब हो चुका था। इसके बाद उनकी माता और बहनों ने वहीं के मतलब कि शिवाजी नगर थाने में एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी। लेकिन सवाल यह पुलिस कहती है कि बताइए आपके बेटे का दुश्मन कौन है, आखिर आपको शक किस पे है और किस वजह से कत्ल हो सकता है। परिवार वाले फैमिली इनकार कर देते कि हमें किसी पर शक नहीं है, हमें हमारे बेटे को कोई मार नहीं सकता, किसी के साथ उसकी बहस नहीं है। लेकिन इसी में से इस शख्स यानी कि अमन शेख की जो बहन थी वो कुछ बात बताती है। वो कहते हैं सर आप अगर इसके बारे में उसके दोस्तों से पूछिएगा तो शायद आपको पता चलेगा। अब पुलिस पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके दोस्त कुछ बता सकते हैं। बहन कहती है कि सर जब हम अपने भाई को खोज रहे थे, भाई नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसके तमाम दोस्तों से ही पूछा था, क्योंकि मेरा भाई जो है ऑटो ड्राइवर है, तो उसके दोस्तों से पूछा तो उसके दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जिसका नाम नसीफ है। उसने जब कहा मैंने कि चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो उसने मना कर दिया। वो हिचकिचाने लगा। वो कहा कि क्यों रिपोर्ट लिखवाना पुलिस में, हम लोग अपने सर से खोजते हैं, मिल जाएगा। इसलिए मुझे उस पर डाउट हुआ। उसके साथ एक दो साथी और थे, लेकिन उनकी मतलब जो खोज तो रहे थे हमारे साथ, उनकी एक्टिविटी मुझे सही नहीं लगी।
अब पुलिस बोलती है चलो इसका थोड़ा नसीब का थोड़ा बैकग्राउंड खंगालते हैं। जब नसीब का बैकग्राउंड खंगाला गया तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटियां पाई गई। इसके बाद पुलिस फौरन नसीब को उठाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो नसीब तमाम इधर उधर की कहानियां सुनाता, लेकिन फिर कबूल करता कि हाँ मैंने ही अमन शेख को मारा है, मैंने अपनी जिगरी यार को मारा है, वो भी केवल अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए। अब पुलिस जैसे सुनती है तो चौंक जाती है कि घर की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी जिगरी यार की जान क्यों ली। तब जाके ये पूरा मामला क्या है ये समझ में आता है। लेकिन सुनिए ये कत्ल की कहानी अभी खत्म नहीं होगी। ये कहानी सुनने के बाद भी एक छोटी सी कहानी है जो कि इससे भी ज्यादा हैरान करेगी। तो ये जो नसीब था वो बताता है कि सर अमन और मैं एक ऑटो ड्राइवर है, हम लोग का एक ग्रुप है तो हम लोग साथ में रहते हैं। तो सर देखिए सब कुछ सही था हमारे जीवन में। मैं और अमन से काफी करीबी दोस्त थे, इतने करीबी कि हम दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते और एक दूसरे के फैमिली वालों से बात करते हैं। इसी बीच अमन शेख जो था वो मेरे घर आता है, मेरी बीवी से बात करता है, मेरी बीवी और अमन शेख की दोस्ती हो जाती, मेरी भी दोस्ती उसके परिवार वालों से हो जाती। इसके बाद मेरी बीवी और अमन शेख की दोस्तियां बढ़ने लगती। कभी मैं फोन नहीं उठाता तो मेरी बीवी अमन शेख को कॉल करती, अब अमन शेख मुझे कॉल देता, फिर बातें होती। कई बार मैंने नोटिस किया कि अमन शेख और इसकी दोस्ती कुछ ज्यादा गहराएगी। जब कई बार मुझे देखा कि कई बार कुछ ज्यादा बातें हो रही है, कई बार वो अमन शेख बहाना ढूंढ रहा है घर आने का, तो मुझे एक बार डाउट होता है। इसके बाद मैं अपनी बीवी का फोन चेक करता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि मेरी बीवी और अमन शेख का अफेयर चल रहा है। उसी के बाद मैं अमन शेख को मारने का कत्ल का प्लान बनाता हूँ। लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता था, ये बात मैं अपने दो दोस्तों को बताता हूँ। पहला का नाम मुकेश और दूसरा का नाम साकिर। जब मैं ये मुकेश और साकिर को बताता हूँ तो वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं कत्ल को अंजाम देने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। फिर हम लोग धोखे से अपने दोस्त यानी कि अमन शेख को बुलाते हैं, दारू वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद उसे गला दबा के मार देते हैं और उसके बाद वही कुर्रा नदी में ले जाके लाश को फेंक देते हैं। अब जब ये पुलिस सुनती है तो फौरन मुकेश और साकिर को उठाती है। मुकेश और साकिर भी इस कत्ल को स्वीकार करते कि हमने मिलकर किया है। अब आमतौर पे नॉर्मली केस सॉल्व हो जाना चाहिए था, केस सॉल्व हो गया। अब पुलिस को सबूत के तौर पे कुछ सबूत चाहिए थे जो कि कोर्ट में पेश कर सके। इसके लिए सीन को रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन को। अब पुलिस चाहती है बताती कि बताओ कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। अब पुलिस जाती है, तमाम चीजें पूछती है कि कब हुआ, किसका प्लान था, तो तमाम उसने बताया कि शरीफ नासिफ का प्लान था। उसने बोला कि कुर्ला नदी में फेंकने का प्लान किसका था, तो दोनों तीनों मिलकर बोलते हैं कि ये सारा प्लान नसीब का था। लेकिन एक बात पुलिस को खटकती है कि ये जो बॉडी है वो शिवाजी नगर में कत्ल किया गया, शिवाजी नगर थाना में रिपोर्ट किया गया, वहीं पे कत्ल हुआ था। आखिर इतना दूर कुर्ला नदी में क्यों फेंका गया? खैर पुलिस जब क्रिएट सीन करवाती है तो ये सब ध्यान से उतर जाता है पुलिस का। लेकिन वो उसी केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो कि एसएचओ थे, आई मीन इंस्पेक्टर थे, उनके मन में एक बात घर कर जाती है कि वो चाहते तो शिवाजी नगर जहाँ पे उन्होंने कत्ल किया वहां पे आसपास काफी झाड़ियां थी, ये वहां भी कत्ल करके फेंक सकते थे। लेकिन आखिर ये नदी के पास ही क्यों चुना उन्होंने, कुर्ला नदी ही क्यों? जब ये बात पूछा जाता है फिर से जो इंस्पेक्टर से वो पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं सर इसी का प्लान था। अब जब वो पूछते हैं कि बताओ क्या बात है नसीब, क्या आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे, तो अब वो घबराने लगता है, उसके बातों में लड़खड़ाहट आने लगती। अब कुछ इंस्पेक्टर को डाउट होता, वो और सख्ती से पूछते थोड़ा बोल्ड आवाज में, तो वो लड़खड़ाने लगता और कहता कि सर ये सुरक्षित जगह है नदी में फेंकना लाश, और इसीलिए हमने यहाँ पे फेंका। अब पुलिस को लगता है कि इसे कैसे पता कि नदी सुरक्षित है किसी लाश को फेंकने के लिए। जब पुलिस पूछती, सख्ती से पूछती, तो फिर एक नई कहानी निकल के सामने आती जो कि पुलिस के साथ साथ उसके दो साथी जो थे मुकेश और साकिर, उन्हें भी चौंका देती। और वो फिर बताता कि सर ये मेरी पहला कत्ल है, मैंने इसे पहले भी एक कत्ल किया और जो कि मैंने नदी में लाश फेंका था, वो लाश अब तक नहीं मिली और अब तक मुझ पे कोई केस नहीं चला। अब पुलिस पूछती है और तब पता चलता है कि पूरा मामला आखिर शुरू पहला कत्ल कब हुआ था। तो दरअसल वो कहता है कि सर ये कहानी दरअसल है नवंबर 2023 की। होता क्या है कि मेरा एक ग्रुप है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, तमाम ऑटो ड्राइवर है, सभी को बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी चाहते होती हैं, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते। तो मैं क्या करता कि उन्हें पैसे देता, ब्याज पे पैसे देता और एक अमाउंट अच्छा खासा देता। इसी बीच मैंने एक शख्स को जिसका नाम था इंद्रीश को मैंने 70,000 रुपए दिए थे, वो भी ऑटो ड्राइवर था, और पर डे 1500 रुपए के हिसाब से मैंने कहा था कि मुझे चाहिए 70,000 रुपए, वो मतलब लोन दिया था। लेकिन इद्रीस पहले तो कुछ समय तक पैसे सही देता, लेकिन अचानक पैसे देना बंद कर देता। अब
ये जो था मतलब नसीब, वो दिल से पैसे मांगता, वो नहीं दे पाता। अब जो नसीब था वो कहता कि अगर तुम नहीं दे सकते पैसे तो मैं तुम्हारी बीवी के साथ सोना चाहूंगा। और दरअसल नसीब ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। नसीब का एक पूरा गैंग, पूरा एक ऐसा ग्रुप था जो कि पहले दूसरों को पैसा देता, और वो पैसा देने में असमर्थ होते तो उनकी बीवियों के साथ रेप करता, जबरदस्ती करता, या फिर उनकी मर्जी से परमिशन लेके करता। और कई बार लोग मजबूर हो जाते और अपनी बीवी को उसके हवाले कर देते। लेकिन इंद्रिस दोनों बातों से मना कर देता है। मतलब कि अपनी बीवी के साथ ना वो सोने देना चाहता था और ना ही पैसे लौटा रहा था। पैसे बोला था कि आएगा तो दे देंगे। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं इद्रिस डर गया था। वो अचानक से अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जब इस बात का भनक लगता है नफरीस को कि वो अंडरग्राउंड हो गया, पैसा दे नहीं रहा, बीवी को मेरे साथ सोने नहीं दे रहा है, तो उसे गुस्सा आता है। फिर वो अपने कुछ ग्रुप मेंबर को एक्टिव करता है और उसे खोजने में लगा देता है। तारीख 3 या 4 नवंबर उसे पता चल जाता है कि कहाँ पे वो अंडरग्राउंड होकर छुपा है इद्रिस। वहां पे जाता है, उसके साथ मारपीट करता है। उस मारपीट के दौरान वो इद्रिस मर जाता है। जब वो मर जाता है उसके बाद उसके बॉडी को वो नदी में फेंकने का फैसला लेता है। वो उसे लगता है कि कोई मतलब खा जाएगा, मछली खा जाएगी तो शायद मैं बच जाऊंगा। पहला कत्ल था, वो नदी में फेंक देता है। फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, थोड़ा डर के रहता है। इन कुछ दिनों तक बॉडी नहीं मिलती, लाश नहीं मिलती। तब जाके वो निश्चिंत हो जाता है कि अब शायद बॉडी नहीं मिलेगी, मैं नहीं पकड़ाऊंगा। जब पूछा जाता है कि तुमने ये कत्ल किस इलाके में किया था, फिर उस इलाके के पुलिस के पास जाके पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट आई थी ऐसा शख्स को लेके। तो पुलिस बताती है ऐसा शख्स को लेके कि मिसिंग रिपोर्ट है, और हमने खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। हमें उसके परिवार को लगा उसने मतलब उसका जो परिवार उसने फोर्स भी नहीं किया जाता। उन्हें लगा कि शायद उसका जो पति है या उनका जो बेटा है वो पैसे लेके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए अंडरग्राउंड हो गया है, कब आ जाएगा वापस। उन्हें कभी मतलब उतना फोर्स किया नहीं, तो हमें लगा कि वो कहीं चला गया, इसलिए छोड़ दिया हमने। उतना मतलब गहराई से छानबीन नहीं किया, और हमें कोई बॉडी नहीं मिली, कोई ऐसी बॉडी की सूचना भी नहीं मिली थी। और जब ये पूरी तरीके से मामला खुल के सामने आता है तो काफी लोग हैरान थे कि एक कत्ल में पकड़ा गया मुजरिम ने ऑलरेडी एक कत्ल कर रखा है, और उस कत्ल का खुलने का कोई चांस ही नहीं था और ये कत्ल वो ना करता। तो देखिए आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, किसी को डराना नहीं, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।